तो इससे से हम राहुल का नियम पढ़ते हैं। तो जब अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो बनने वाले विलीन का वास्तव सदैव शुद्ध विलायक से कम होता है। तो कारण क्या है? जैसे ये वाष्पशील विलायक था, ये वाष्पशील विलायक के अणु होते हैं, इससे से हम वाष्पशील विलायक को शो करते हैं। अब मान लो इसमें हम अवाष्पशील विलायक NaCl मिला दिया तो वाष्पशील विलायक में जल के अणु वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएंगे, लेकिन क्या है उनकी स्थान पर क्या हो जाएगा? अवाष्पशील विलय के अणु इस तरह से आ जाते हैं। इस तरह से अवाष्पशील विलय के अणु आ गए तो उसकी वजह से केवल वाष्पशील विलायक के ही अणु वाष्प दाब को उत्पन्न करते हैं। इसलिए सदैव जब भी हम अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो बनने वाले विलीन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक से कम होता है। विलीन के वाष्प दाब में इस कमी को हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो राहुल के नियम के अनुसार विलीन के वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल अंश के समानुपाती होता है। विलीन के वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल अंश के समानुपाती होता है। और उसके बाद विलीन के वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को अनुपात को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। पी नोट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS विलीन का वाष्प दाब। इन दोनों के अनुपात को विलीन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। राहुल के अनुसार विलीन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल अंश के समानुपाती होता है। इस आधार पर हमने राहुल का नियम पढ़ा था। अब क्या है? राहुल के नियम के आधार पर विलीन का वर्गीकरण करते हैं। राहुल के नियम के आधार पर विलीन का वर्गीकरण करते हैं। तो विलीन दो प्रकार का होगा, एक आदर्श विलीन और दूसरा अनादर्श विलीन। आदर्श विलीन और अनादर्श विलीन ये होता है। आदर्श विलीन जो ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर राउल नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलीन कहलाते हैं। ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर जो राउल के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आदर्श विलीन कहलाते हैं। जो पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलीन कहलाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? विलीन का आयतन होता है। आयतन तो आदर्श विलीन में विलीन का आयतन विलय और विलायक दोनों के आयतन के कुल आयतन के बराबर होता है। बनने वाले विलीन का आयतन विलय और विलायक के कुल आयतन के बराबर होता है, वो आदर्श विलीन होता है। अर्थात डेल्टा V इज इक्वल टू 0। न तो ज्यादा होगा न होगा, दोनों विलीन बराबर होंगे। विलीन का आयतन विलय विलायक का आयतन दोनों का आयतन क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अनादर्श विलीन में क्या है? जो विलय का आयतन है, विलीन का आयतन वो विलय और विलायक के आयतन के बराबर नहीं होता है। विलय और विलायक के आयतन के बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। डेल्टा V का मान ज्यादा होने पर प्लस आएगा, कम होने पर माइनस आएगा। वो अनादर्श विलीन होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है? एंथैल्पी परिवर्तन। आदर्श विलीन में न तो ऊष्मा का अवशोषण होता है न उत्सर्जन होता है, अर्थात डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन शून्य रहेगा। आदर्श विलीन में न तो ऊष्मा का अवशोषण होगा न ही उत्सर्जन होगा, उसमें केवल विलीन का आयतन वो एंथैल्पी परिवर्तन शून्य माना जाएगा। अनादर्श विलीन में क्या है? ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है और उत्सर्जन भी हो सकता है, अर्थात डेल्टा H का मान शून्य के बराबर नहीं होगा। ये होता है कि अनादर्श विलीन में क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण भी हो सकता है और उत्सर्जन भी हो सकता है। ऊष्मा का अवशोषण होगा तो डेल्टा H क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और उत्सर्जन होगा तो डेल्टा H का मान ऋणात्मक होगा। इस तरह से हम इसको व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्या है? चौथा पॉइंट
अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का दूसरा नाम है आकर्षण बल। अन्योन्य क्रिया आकर्षण बल या सहसंयोजक बल। इसका तात्पर्य विलयन के अणु, ये विलयन के अणु है, इनके बीच में अन्योन्य क्रिया आकर्षण बल या सहसंयोजक बल जो होता है उसका मान विलय विलय और विलायक विलायक के जो अणु होते हैं उनके बराबर होता है। मतलब विलयन के अणु के मध्य अंतराण्विक अन्योन्य क्रिया, अंतराण्विक अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल का मान विलय विलय और विलायक विलायक के अणु के बीच में जो आकर्षण बल होता है या अन्योन्य क्रिया होती है उसके बराबर होता है। जबकि अनादर्श विलयन में क्या है, विलयन के अणु के बीच में अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल का मान विलय विलय और विलायक विलायक के अणु के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसके बराबर नहीं होता, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। इससे हम आदर्श और अनादर्श विलयन, राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन को हम दो प्रकार में व्यक्त करते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। जब भी हमें इनकी परिभाषा देनी होगी तो हम क्या देंगे कि वे विलयन जो ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन का आयतन विलय विलायक के कुल आयतन के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा V 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा न अवशोषण होगा। अगला क्या है, विलयन के अणु के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया, विलयन के अणु के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल का मान क्या है, विलय विलय और विलायक विलायक के अणु के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है। वो सभी विलयन क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन क्या है, जो ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, वो अनादर्श विलयन होते हैं। अनादर्श विलयन में विलयन का आयतन विलय विलायक के आयतन के बराबर नहीं होता है, या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। नेक्स्ट क्या है, अनादर्श विलयन में ऊष्मा का उत्सर्जन हो सकता है और अवशोषण हो सकता है, अर्थात डेल्टा H का मान 0 के बराबर नहीं होता है। अनादर्श विलयन में अणु के मध्य होने वाला आकर्षण बल, अणु के मध्य होने वाला आकर्षण बल या अन्योन्य क्रिया का मान विलय विलय और विलायक विलायक के अणु के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के बराबर नहीं होता है, या फिर ज्यादा होता है या फिर दुर्बल होता है। इससे हम राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श और अनादर्श विलयन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब आते हैं कि उदाहरण। अब उदाहरण के तौर पर क्या, आदर्श विलयन में हम बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन, इसका उदाहरण दे सकते हैं। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, CCl4 और SiCl4, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। अब क्या आता है, जो अनादर्श विलयन है उसको फिर हम विभाजित करते हैं। ये तो राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के दो प्रकार हो गए, आदर्श और अनादर्श विलयन। अब क्या आता है कि राउल्ट के नियम में विचलन के आधार पर अनादर्श विलयन के दो प्रकार होते हैं। राउल्ट के नियम में विचलन के आधार पर दो प्रकार होते हैं। विचलन का मतलब है राउल्ट के नियम जो पालन नहीं करते उसको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अब उसमें विचलन क्या होता है कि वास्तव जो आएगा विलयन का वो या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो जहां विलयन का वास्तव ज्यादा होगा उसको धनात्मक विचलन कहते हैं, धनात्मक विचलन, इसको हम धनात्मक विचलन कहते हैं। और दूसरा, यदि वास्तव कम होता है तब उसको हम ऋणात्मक विचलन कहते हैं, ऋणात्मक विचलन। तो कैसे होता है धनात्मक और ऋणात्मक विचलन? अभी हमने पढ़ा अन्योन्य क्रिया, ये होती है विलयन के अणु के मध्य
और विलायकी, ये विलय है और ये विलायक है। तो इसका तात्पर्य क्या है? जब विलयन के अणु के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया का मान विलय विलय और विलायक विलायक के अणु के मध्य होने वाली आकर्षण बल या अन्योन्य बल से कम होता है, दुर्बल होता है, इस तरह से इसको व्यक्त करते हैं। तो विलयन के अणु के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल का मान विलय विलय और विलायक विलायक की अणु के मध्य होने वाले आकर्षण बल या अन्योन्य क्रिया की तुलना में क्या होता है? दुर्बल होता है। तब ऐसे में विलय और विलायक के वाष्प अधिक बनेंगे। विलय और विलायक के वाष्प अधिक बनेंगे तो उनका वाष्पदाब अधिक आएगा। उनका वाष्पदाब क्या आएगा? अधिक आएगा। विलय और विलायक की वाष्प अधिक बढ़ेंगे तो उनसे वाष्पदाब भी अधिक आएगा। वाष्पदाब अधिक आएगा तो बनने वाले विलयन का वाष्पदाब क्या होगा? इन दोनों का योग होता है, विलय और विलायक के वाष्पदाब का योग होता है। तो जब विलयन के अणु के मध्य अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल का मान विलय विलय और विलायक विलायक के अणु के मध्य होने वाले अणु के मध्य होने वाले आकर्षण बल की तुलना में दुर्बल होता है। दुर्बल का मतलब कमजोर होता है। तो विलय और विलायक के वाष्प अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। इनके वाष्प जब अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे तो इन दोनों का वाष्पदाब भी अधिक होगा। दोनों का वाष्पदाब भी क्या होगा? अधिक होगा। जब दोनों का वाष्पदाब अधिक होगा तो बनने वाले विलयन का वाष्पदाब इन दोनों के वाष्पदाब से अधिक हो जाएगा। इसलिए इसको हम धनात्मक विचलन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? ऐसे विलयन का आयतन विलय और विलायक के आयतन से ज्यादा होगा। ऐसे विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो इसको यदि हम ग्राफ के तौर पर देखेंगे, जो हमने राउल्ट के नियम में बनाया था आदर्श विलयन के लिए, ये आदर्श विलयन की ग्राफ था। ये x1 मोलन्स, ये x2, ये P2 नोट, ये P1 नोट, ये आदर्श विलयन के लिए। तो जैसे ही धनात्मक विचलन होता है, विलय और विलायक के वाष्प अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, तो यहां पर क्या होगा? ये डॉट लाइन आएगी। ये विलय का हो गया और ये विलायक का हो गया। ये विलय और विलायक का वाष्पदाब अधिक हो गया। तो जब वाष्पदाब अधिक हो गया तो बनने वाले विलयन का वाष्पदाब अधिक हो जाएगा, मतलब PS ज्यादा होगा P1 प्लस P2 से। तो ये धनात्मक विचलन वाला प्रदर्शन होता है। ग्राफ के रूप पर हम इसको व्यक्त करते हैं। अब इसमें हम एक उदाहरण देते हैं। एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल, ईथर प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस क्लोरोफॉर्म, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। इसको हम धनात्मक विचलन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? धनात्मक विचलन कहते हैं। तो राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन कैसे होगा? इसको हम क्या लिखेंगे कि जब विलयन की अणु के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया आकर्षण बल का मान विलय विलायक की अणु के मध्य होने वाले आकर्षण बल की तुलना में दुर्बल होता है, तो विलय और विलायक के वाष्प अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, तो उनका वाष्पदाब अधिक होगा। तो उनका वाष्पदाब अधिक होगा तो बनने वाले विलयन का वाष्पदाब अधिक हो जाता है। तो ऐसे विलयन का आयतन विलय विलायक के आयतन से ज्यादा होता है। ऐसे विलयन में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात डेल्टा H पॉजिटिव होता है। आदर्श विलयन का जो ग्राफ हम बनाते हैं, डायरेक्ट लाइन जो दिखा रखी है, वो ग्राफ होता है आदर्श विलयन का। अब जैसे विलय विलायक का वाष्पदाब अधिक होगा, ये वाष्पदाब अधिक हो गया, तो बनने वाले विलयन का वाष्पदाब भी अधिक होगा, इसलिए धनात्मक विचलन होता है। अब आता है ऋणात्मक विचलन कि ऋणात्मक विचलन क्या है। तो ऋणात्मक विचलन में क्या है? विलयन के अणु के मध्य होने वाला अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल का मान विलय विलय और विलायक विलायक इसकी तुलना में ज्यादा होता है। विलयन के अणु के मध्य होने वाला आकर्षण बल या अन्योन्य क्रिया का मान विलय विलय और विलायक विलायक से अधिक होता है। इससे प्रबल होता है, ये प्रबल होता है।
तो प्रबल होने के कारण बनने वाले विलयन और विलय और विलायक का वास्ताव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों का वास्ताव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब दोनों का वास्ताव कम हो जाता है, दोनों का वास्ताव कम होता है, तो बनने वाले विलयन का वास्ताव भी विलय और विलायक से क्या होगा, कम होगा। बनने वाले विलयन का वास्ताव भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए इसको ऋणात्मक विचलन कहते हैं। इसमें विलयन का आयतन भी विलय और विलायक के आयतन से कम होता है। एंथैल्पी परिवर्तन भी ऋणात्मक होता है, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अर्थात ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो जब विलयन के अणु के मध्य अन्योन्य क्रिया का मान, विलयन के अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया का मान विलय विलायक की अणुओं की तुलना में प्रबल होता है, तो विलय विलायक की वाष्प कम उत्पन्न होंगे। वाष्प कम उत्पन्न होंगे तो उनका द्वारा उत्पन्न वास्ताव भी कम होगा। तो बनने वाले विलयन का वास्ताव विलय विलायक के वास्ताव से कम हो जाएगा, इसलिए इसको ऋणात्मक विचलन कहते हैं। ऐसे विलयन का आयतन भी विलय विलायक के आयतन से कम होगा। ऐसे विलयन से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। अब इसको हम ग्राफ के तौर पर देखेंगे। ग्राफ के तौर पर देखते हैं, ये P2 नोट, ये मोलन्स, ये P1 नोट। तो ये आदर्श विलयन की लाइन है, ये आदर्श विलयन है। अब जैसे इसमें वास्ताव अधिक हुआ तो इसमें वास्ताव कम होता है। इसमें वास्ताव कम हो तो बनने वाले विलयन का वास्ताव भी कम आएगा। ये आदर्श विलयन का वास्ताव है, ये अनादर्श विलयन में ऋणात्मक विचलन हो गया, तो PS का मान P1 और P2 से कम हो जाएगा, इसलिए इसको ऋणात्मक विचलन कहते हैं। जैसे नाइट्रिक अम्ल प्लस जल होता है, नाइट्रिक अम्ल प्लस जल होता है, ईथर प्लस HCl होता है, जल प्लस HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसके अलावा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म होती है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म है, फिनोल प्लस एनिलीन होता है। तो इस कारण से राउल्ट के नियम में विचलन के आधार पर अनादर्श विलयन के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक विचलन का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि विलयन के अणुओं के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल का जो मान है वो विलय और विलायक के अणुओं के मध्य होने वाले आकर्षण बल की तुलना में या तो दुर्बल होगा या फिर प्रबल होगा। जब दुर्बल होगा तो धनात्मक विचलन होगा, प्रबल होगा तो ऋणात्मक विचलन होगा। दुर्बल होने के कारण विलय विलायक की वाष्प अधिक प्राप्त होगी, तो बनने वाले विलयन का वास्ताव विलय विलायक के वास्ताव से अधिक हो जाएगा। प्रबल होगा तो विलय विलायक की वाष्प कम बनेगी, तो उनसे वास्ताव भी कम बनेगा, और वास्ताव कम बनेगा तो बनने वाले विलयन का वास्ताव भी क्या है, कम हो जाता है, इसलिए उसको ऋणात्मक विचलन कहते हैं। तो जब भी हमें धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर करना होता है तो पहला अंतर ये होता है कि अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल किस प्रकार के होते हैं। दूसरा अंतर ये होता है इनका आयतन, धनात्मक विचलन में आयतन ज्यादा होगा, ऋणात्मक विचलन में आयतन कम होगा। तीसरा उसका एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है कि अवशोषण हो रहा है, उसका हम उसमें अध्ययन करते हैं। इससे से दोनों विचलन में उदाहरण देकर ग्राफ के द्वारा हम उदाहरण दे सकते हैं और दोनों में अंतर कर सकते हैं। तो राउल्ट के नियम के आधार पर हमने विलयन को दो भागों में डिवाइड किया, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। फिर राउल्ट के नियम में विचलन के आधार पर विलयन को फिर दो भागों में, अनादर्श विलयन को फिर दो भागों में विभाजित करते हैं, एक धनात्मक विचलन वाले विलयन और दूसरा ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। अब क्या आता है, इसी राउल्ट के नियम का आखिरी हिस्सा होता है इसमें, नेक्स्ट पार्ट।
आखिरी हिस्सा होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं स्थिर क्वाथ मिश्रण। क्वाथ मिश्रण, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एजोट्रॉपिक मिश्रण। स्थिर क्वाथ मिश्रण, एजोट्रॉपिक मिश्रण, राउल्ट के नियम का आखिरी हिस्सा है। तो ये क्या है? वे विलयन जिनका द्रव और गैस अवस्था में रासायनिक संगठन समान होता है। द्रव और गैस अवस्था में रासायनिक संगठन केमिकल कंपोजिशन समान होता है और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। कहने का अर्थ है क्वथनांक निश्चित हो जाता है। ऐसे मिश्रण को, ऐसे विलयन को स्थिर क्वाथ मिश्रण या एजोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। तो स्थिर क्वाथ मिश्रण की परिभाषा क्या होगी? वे विलयन जिसमें द्रव और गैस अवस्था में रासायनिक संगठन समान होता है और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, अर्थात उनका क्वथनांक निश्चित होता है। ऐसे मिश्रण को हम स्थिर क्वाथ मिश्रण या एजोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। स्थिर क्वाथ मिश्रण या एजोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण को हम प्रभाजी आसवन विधि से पृथक नहीं कर सकते। ऐसे मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि से पृथक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के वाष्प एक साथ प्राप्त होते हैं। तो राउल्ट के नियम के आधार पर स्थिर क्वाथ मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथ मिश्रण। दूसरा होता है अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथ मिश्रण। न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथ मिश्रण और अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथ मिश्रण। ये क्या है? राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और ये क्या है? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो इसका कारण क्या है? कि वे विलयन या मिश्रण जिसमें द्रव और गैस अवस्था में रासायनिक संगठन समान होता है, एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, अर्थात उनका क्वथनांक निश्चित होता है। ऐसे मिश्रण को हम स्थिर क्वाथ मिश्रण, एजोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। और ऐसे मिश्रण को हम प्रभाजी आसवन विधि से पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों घटक के क्वथनांक में पर एक साथ वाष्प प्राप्त होती है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर क्वाथ मिश्रण दो प्रकार के होते हैं: न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथ मिश्रण, अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथ मिश्रण। न्यूनतम क्वथनांक का मतलब है इनका क्वथनांक जो घटक होते हैं उसके क्वथनांक से कम होता है, और जो अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथ मिश्रण का होता है जो दोनों घटक होते हैं उनके क्वथनांक से ज्यादा होता है। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? धनात्मक विचलन न्यूनतम क्वथनांक वाला है, ऋणात्मक विचलन जैसे 95.5% एथेनॉल और जल। इससे ज्यादा हम एथेनॉल का प्रभाजी आसवन नहीं कर सकते। इसके बाद इसका प्रभाजी आसवन संभव नहीं है। तो अब क्या है कि क्वथनांक, एथेनॉल का क्वथनांक आता है 351.8 केल्विन, जल का क्वथनांक 273 प्लस 100 डिग्री प्लस 373 ये होता है। इसका 351.8 है, इसका 373.15 केल्विन इसका क्वथनांक है। दोनों के क्वथनांक अलग अलग हो गए। अब जब हम इतने प्रतिशत पर इसका मिश्रण बनाते हैं, ये जल के लिए है और ये एथेनॉल के लिए। टेम्परेचर होता है, यहां इनका मोल अंश होता है दोनों का। अब क्या है? ये 95.5% है। तो इसमें क्या होगा? इससे से बनाते हैं, जैसे ये 351.8 हुआ, ये 373 केल्विन हुआ। तो जब भी हम इसका मिश्रण बनाएंगे
तो इसमें क्या होगा, इससे से आएगा ये ग्राफ होता है। यहां पर ये 95% है, 95.5% क्वथनांक प्रतिशत सांद्रता का विलयन है। अब इसका क्वथनांक, इन दोनों के क्वथनांक, दोनों का मिश्रण इस ताप पर ये 351.2, मतलब इन दोनों को हम इतनी प्रतिशत मात्रा पर लाएंगे, इतने प्रतिशत सांद्रता का विलयन बनाएंगे, तो ये त्रिकोणात्मक मिश्रण बन जाता है। ये इन दोनों का क्वथनांक है। जब इतनी सांद्रता का विलयन बना देंगे तो इनका क्वथनांक 351.2 केल्विन हो जाता है। तो 373 से भी कम है और 351.8 से भी कम है। इस ताप पर इन दोनों के वाष्प एक साथ प्राप्त होंगे। जल और एथेनॉल दोनों के वाष्प क्या होंगे, एक साथ प्राप्त होंगे। इसलिए इनको प्रभावी आसवन विधि से पृथक नहीं कर सकते। ऐसे विलयन को हम न्यूनतम क्वथनांक त्रिकोणात्मक मिश्रण कहते हैं। इनका वास्तव अधिक होगा, लेकिन न्यूनतम क्वथनांक, मतलब दोनों घटकों के क्वथनांक से बनने वाले मिश्रण का क्वथनांक क्या है, घटकों के क्वथनांक से कम रहेगा। इसलिए इसको न्यूनतम क्वथनांक, अधिकतम वास्तव त्रिकोणात्मक मिश्रण कहते हैं। त्रिकोणात्मक मिश्रण कहते हैं। राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब हम दूसरा विलयन लेते हैं, अधिकतम क्वथनांक त्रिकोणात्मक मिश्रण। दूसरा विलयन लेते हैं कि जैसे 80% HCl प्लस जल, तो 20% तो जल हो गया, 80% HCl हो गया। अब HCl का जो क्वथनांक है वो 362 केल्विन होता है और इसका 373 केल्विन होता है। HCl का क्वथनांक अलग है और जल का क्वथनांक अलग है। तो जब हम इसको ग्राफ के द्वारा देखेंगे, इस से ग्राफ बनाते हैं, ये 362 आ गया, ये 373 आ गया, ये जल के लिए और ये HCl के लिए। ये इसकी मोल अंश, दोनों की मोल अंश ये होता है। 80% बनाएंगे तो क्या होगा, इससे से आएगा इसका, ये। तो यहां पर इसका क्वथनांक ये आ रहा है करीब 383 केल्विन। तो इसका क्वथनांक बढ़ गया है, इसलिए इसको अधिकतम क्वथनांक न्यूनतम वास्तव त्रिकोणात्मक मिश्रण कहते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। तो राउल्ट के नियम का ये लास्ट पार्ट होता है, अंतिम भाग होता है कि त्रिकोणात्मक या एजोट्रोपिक मिश्रण क्या होता है। वे विलयन या मिश्रण जिसमें द्रव और गैस अवस्था में रासायनिक संगठन समान होता है और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, अर्थात उनका क्वथनांक निश्चित हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हम प्रभावी आसवन विधि से पृथक नहीं कर सकते, उसको हम त्रिकोणात्मक मिश्रण कहते हैं। और ये त्रिकोणात्मक मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांक, अधिकतम वास्तव त्रिकोणात्मक मिश्रण और अधिकतम क्वथनांक त्रिकोणात्मक मिश्रण। तो न्यूनतम क्वथनांक त्रिकोणात्मक मिश्रण राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं और अधिकतम क्वथनांक राउल्ट के नियम में ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। यदि हमें ग्राफ बनाना हो तो हम इस तरह से इसका ग्राफ बना दें। तो इस तरह से राउल्ट के नियम के आधार पर हम विलयन को पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, दोनों में अंतर करते हैं। फिर राउल्ट के नियम में विचलन के आधार पर अनादर्श विलयन के दो प्रकार होते हैं, धनात्मक विचलन विलयन और ऋणात्मक विचलन विलयन। उसके बाद आखिरी हिस्सा होता है त्रिकोणात्मक मिश्रण या एजोट्रोपिक मिश्रण क्या होता है, मिक्सर क्या होते हैं या विलयन क्या होता है। तो यहां पर हम इसकी परिभाषा यही देंगे, वे विलयन या मिश्रण जिसमें रासायनिक संगठन द्रव और गैस अवस्था में समान होता है और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, अर्थात उनका क्वथनांक निश्चित होता है, तो उसको हम त्रिकोणात्मक मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण को हम प्रभावी आसवन विधि से पृथक नहीं कर सकते। ऐसे मिश्रण को प्रभावी आसवन विधि से पृथक नहीं कर सकते। ऐसे मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांक त्रिकोणात्मक मिश्रण जिसमें क्वथनांक, मिश्रण का क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से कम होता है, जो राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है अधिकतम क्वथनांक त्रिकोणात्मक मिश्रण, वे मिश्रण जिनका क्वथनांक घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है
और जो राउल्ट के नियम में ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से हम सबसे पहले वास्तव क्या होता है, वास्तव में राउल्ट का नियम पढ़ते हैं और राउल्ट के नियम के आधार पर दो प्रकार का विलयन बनाते हैं और फिर उस विलयन राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन का वर्गीकरण करते हैं। इस तरह से वास्तव को राउल्ट का नियम को हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ये इसका दूसरा भाग था, विलयन के जो पार्ट है उसका दूसरा भाग था। अब इस पार्ट का अगला हिस्सा शुरू होता है अणु संख्या गुण। अणु संख्या गुण, अणु संख्या गुण क्या होते हैं? तो विलयन में कुछ भौतिक गुण होते हैं। भौतिक गुण कौन से? जैसे क्वथनांक है, गलनांक है, हिमांक है, प्राशन दाब है, वास्तव है, ऐसे कुछ भौतिक गुण पाए जाते हैं विलयन के अंदर। तो उसमें उसका मान क्या होता है, कैसे उसको हम ज्ञात करते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या होगी? विलयन के भौतिक गुणों का मान विलयन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित विलय की अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब ये अणु संख्या गुण किस पर निर्भर करते हैं? जो विलय होता है, विलय के मोल या अणुओं की संख्या पर। कहने का अर्थ है कि इसकी समानुपाती है। विलयन की अणु संख्या गुण विलय की मोलों की संख्या के या अणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? विलयन की वे भौतिक गुण जिनका मान विलयन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम अणु संख्या गुण कहते हैं। ये गुण पदार्थ विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल कणों की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उसको हम अणु संख्या गुण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? विलयन के वे भौतिक गुण जिनका मान विलयन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उसको हम अणु संख्या गुण कहते हैं। अणु संख्या गुण सदैव विलय की मोलों की संख्या के या अणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं और जितने भी अणु संख्या गुण है वो सदैव तनु विलयन में लागू होते हैं। जितने भी अणु संख्या गुण है तनु विलयन में लागू होते हैं। तनु विलयन का तात्पर्य क्या है? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, उसे हम तनु विलयन कहते हैं। अब क्या है तनु विलयन में? इसमें जो अणु संख्या गुण है वो हम चार प्रकार है। पहला क्या है? वास्तव में अवनमन। पहला क्या होगा? वास्तव में अवनमन। दूसरा क्वथनांक में ऊनियन। तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा होता है प्रासरण दाब। विलयन की अणु संख्या गुण चार होते हैं। तो वास्तव में अवनमन, वास्तव में अवनमन, ये पहला अणु संख्या गुण होता है। जैसे हमने राउल्ट के नियम का सेकंड विलयन पढ़ा था, विलयन बराबर अवाष्पशील विलय प्लस वाष्पशील विलायक। अवाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक जो हमने राउल्ट के नियम में सेकंड भाग में पढ़ा था। अब इसके तो भाग बनते नहीं, तो इसका वास्तव क्या आएगा? शून्य आएगा, जीरो हो जाएगा, केवल इसका वास्तव रहेगा। तो जब भी हम अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन का वास्तव सदैव शुद्ध विलायक से कम होता है। विलयन की वास्तव में इस कमी को हम क्या कहते हैं? वास्तव में अवनमन कहते हैं। वास्तव में अवनमन कहते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के वास्तव में अवनमन विलय की मोलंश के समानुपाती होता है। तो जब भी हम इसको लिखेंगे तो PS = P1 + P2 होना चाहिए, लेकिन PS = P2 रहेगा क्योंकि ये जीरो हो गया, ये जीरो है तो P2 रहेगा। P2 किसके बराबर है? P2 नोट X2 के बराबर है। तो PS बराबर P2 नोट X2 आएगा। अब विलयन की मोलंस कितने के बराबर होती है? X1 + X2 एक के बराबर होती है। X2 बराबर 1 - X1।
इस मान को इसमें रखेंगे, PS बराबर P2 नोट 1 माइनस x1, तो PS बराबर P2 नोट x1, इसको एक्सचेंज करते हैं PS, तो बनने वाले विलयन का वास्तव सदैव शुद्ध विलय के वास्तव से कम होता है। इसी को वास्तव में अवनमन कहते हैं, यही वास्तव में अवनमन कहलाता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, P2 नोट माइनस PS समानुपाती x1 विलय की मोलन्स की, और P2 नोट माइनस PS P2 नोट x1, तो P2 नोट माइनस PS अपॉन P2 नोट इजिकल टू x1। इसको बोलते हैं विलयन के वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। इसको क्या बोलते हैं? विलयन की वास्तव में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब विलयन के वास्तव में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं विलय की मोलन्स के समानुपाती होता है। तो जब भी हमें विलय की मोलन्स निकालनी होती है तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 ये आएगा। अब ये बताया था कि विलयन में अणुसंख्या गुणों का मान सदैव विलय की अणुओं की संख्या मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो तनु विलयन में अणुसंख्या गुण लागू होते हैं, तनु विलयन में लागू होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? विलय की मात्रा विलय की तुलना में बहुत कम होगी, तो N1 वेरी लेस देन N2, N1 का मान N2 से बहुत कम होगा। तब हम क्या लिख सकते हैं? N1 प्लस N2 बराबर N2 लिखेंगे। तो x1 किसके बराबर हो गया? N1 अपॉन N2। N1 क्या है? विलय के मोलों की संख्या, N2 विलय के मोलों की संख्या। तब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P2 नोट माइनस PS अपॉन P2 नोट इजिकल टू N1 अपॉन N2। इस सूत्र से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोलन्स की विलय की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये एक अणुसंख्यक गुण है, ये एक क्या है? अणुसंख्यक गुण होता है। इसलिए विलयन के वास्तव में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुण है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हम यहां से शुरू करते हैं। पहले वो विलयन बनाते हैं जिसमें अवास्तविक विलय होता है प्लस वास्तविक विलय होता है। तो अवास्तविक विलय से वास्तव उत्पन्न नहीं होगा, वाष्प नहीं बनेगी तो दाब भी उत्पन्न नहीं होगा। तो P1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद PS बराबर P1 प्लस P2 होना चाहिए, लेकिन P1 का मान 0 हो गया, तो PS बराबर P2 रहेगा। P2 किसके बराबर है? P2 नोट x2 के बराबर है। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, PS बराबर P2 नोट x2 है। विलयन की कुल मोलन्स x1 प्लस x2 1 के बराबर होती है, तो x2 बराबर 1 माइनस x1। तो PS बराबर P2 नोट 1 माइनस x1 से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद PS बराबर P2 नोट माइनस P2 नोट x1 आता है। इसको इस तरह से लिखेंगे, तो बनने वाले विलयन का वास्तव सदैव शुद्ध विलय के वास्तव से कम होता है। इसलिए जब भी हम, जैसे उदाहरण के तौर पर, कि वास्तव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम एक गिलास पानी लेते हैं, 2-3 गिलास पानी लेते हैं अलग अलग। एक में हम एथेनॉल डालते हैं, दूसरे में 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं, तीसरे में 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। तो पहले गिलास में जिसमें हमने एथेनॉल डाला उसमें क्या है? दोनों वाष्पशील हो गए, इसलिए वहां पर वास्तव अधिक होगा। लेकिन जब हम नमक डाल रहे हैं या चीनी डाल रहे हैं वो अवाष्पशील विलय है। वो क्या है? अवाष्पशील विलय है। तो अवाष्पशील विलय होने के कारण उसमें क्या है? वास्तव में कमी आती है। तो जब भी हमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि क्या होता है जब हम 1 गिलास पानी के अंदर 1 गिलास जल में हम 1 चम्मच नमक डालते हैं, 1 चम्मच चीनी डालते हैं, तो उसमें यह लिखना होता है जब भी हम अवाष्पशील विलय को किसी वाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो विलयन के वास्तव में क्या आती है? कमी आती है। तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर सदैव विलयन के वास्तव में कमी आएगी, जिसको हम वास्तव में अवनमन कहते हैं। तो राउल्ट के नियम के आधार पर हम जो अणुसंख्यक गुण पढ़ते हैं, तो अणुसंख्यक गुण की परिभाषा क्या थी? विलयन की भौतिक गुणों का मान विलय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, जो विलयन के इकाई लीटर आयतन में उपस्थित होता है। तो हमारे पास 4 अणुसंख्यक गुण होते हैं। जितने भी अणुसंख्यक गुण है वो विलय की मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं। विलय की मोलों की संख्या के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। अणुसंख्यक गुण सदैव तनु विलयन में लागू होते हैं। अणुसंख्यक गुण सदैव तनु विलयन में लागू होते हैं और 4 प्रकार के होते हैं। वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में ऊनियन, हिमांक में अवनमन और प्रासंडाव।
तो हमें क्या पढ़ना है कि अणुसंख्यक गुण का विलय के मोलर द्रव्यमान के साथ क्या संबंध है, वो बताना है कि ये अणुसंख्यक गुण क्यों है। तब हम राउल्ट के नियम का ही प्रयोग करेंगे चारों कंडीशंस में। एक हम गैस रासायनिक दाब पढ़ेंगे तो उसमें गैसों के नियमों का प्रयोग करेंगे। इससे अणुसंख्यक गुण क्या है केवल राउल्ट के नियम के आधार पर। तो इस चैप्टर में जो चारों अणुसंख्यक गुण है उसमें हम राउल्ट के नियम का आधार लेंगे, इससे इसकी हम स्टडी करते हैं। ये इसका